हेलो एवरीवन। आवाज़ क्लियर आ रही है? ऑडियो वीडियो सही है? ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनिट इंटीग्रेशन में देखा था कि कैसे हम इंटीग्रेशन को बेसिकली यूज करते हैं, है ना। तो उसी वाले पार्ट को और कंटिन्यू करते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन को। ठीक है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन, तो बेसिक इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो इंडेफिनिट के तरह ही है, बस इसमें लिमिट हमें पुट करना होता है ना। तो अगर a टू b, और अगर मान लो कि हमारे पास ये एक फंक्शन है f(x) dx और इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन f(x) + c होता है, तो अगर ऐसे सेम फंक्शन को हमें a से b f(x) dx में इंटीग्रेट करना हो, है ना, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे? f(x) a टू b इक्वल टू f(b) - f(a), है ना। तो ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। इसी के साथ हमने एक और एरिया फंक्शन वाला भी चेक किया था, याद होगा आपको, कि अगर हमारे पास एरिया फंक्शन ये होता है a2x f(x) dx, है ना, तो हम a' भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डेरिवेटिव ऑफ एरिया फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? f(x) के इक्वल, है ना। तो यहां पे ये ध्यान देना है कि ये वेरिएबल है, अपर लिमिट यहां पे वेरिएबल है और ये पर्टिकुलरली अपर लिमिट के लिए ही वैलिड है ना। तो जब अपर लिमिट आपका वेरिएबल होगा तो आप इस तरीके से डेरिवेटिव लिख पाओगे, है ना। जब लोअर लिमिट वेरिएबल होगा तब क्या होगा, तो वो हम उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सेम ही चीज है। तो ये इंटीग्रेशन था। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई किया था कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व हो रहा है ना। इसी प्रोसेस को हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जो नॉर्मल इंटीग्रेशन या नॉर्मल हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, है ना। इंडेफिनिट में भी हमने इस टाइप के बहुत सारे फंक्शन किए थे। तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या अप्रोच यूज करना पड़ता है? सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो देखते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो अगर हमारा जो डेफिनिट इंटीग्रेशन है वो नॉर्मली इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा हो, है ना, ये ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे जो डायरेक्टली हमारे फॉर्मूले में फिट नहीं होता है, तो उसके लिए हमें क्या अप्रोच लगाना पड़ता है कि हमें उसमें कुछ ना कुछ टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना पड़ता है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि मान लो हमारे पास ये इंटीग्रेशन होता है 1 to 2 मान लिया, ठीक है, और हमारे पास इंटीग्रेशन है 5x⁴ √x⁵ + 1 dx, है ना। तो इस इंटीग्रेशन में देखो कि यहां पे हम इसको नॉर्मली ये हमारे लिस्ट में किसी भी फॉर्मूले से फिट नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्टली इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना, जैसे हम f(x) = कैपिटल F(x) लिखते हैं, तो हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करके कैपिटल F(x) नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? यहां पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो इस टाइप से अगर आपको कहीं पे डेफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़े तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं करने के। एक तो बेसिक मेथड है ही हमारे पास कि अगर हम इस वाले को क्या करो आप, है ना, तो इस वाले को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है बाय इनडेफिनिट, है ना, और कन्वर्टिंग टू इनडेफिनिट, है ना। ये चीज हमने पहले भी ट्राई किया था कि किसी भी
डेफिनिट इंटीग्रेशन को अगर आपको इंटीग्रेट करना हो तो आप उसको पहले इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद नॉर्मल इंडेफिनिट की तरह इसको सॉल्व करो और फिर ये कैपिटल एफ एक्स आप फाइंड करो कि ये कैपिटल एफ एक्स क्या है, क्या होगा, और फिर यहां पे पुट करके आप लिमिट कैलकुलेट कर लो, है ना। तो इस प्रोसेस से एक बार करके देखते हैं। तो देखो यहां पे कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, यहां पे इंटीग्रेशन में हमने बेसिक रूल ये देखा था कि किस पार्ट से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो यहां पे हमारे पास ये रूट वाले पार्ट से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो जब भी आपको रूट वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना हो, है ना, ये चीज हमने उस वाले इंडेफिनिट के क्लास में भी काफी स्ट्रेस दे के बताया था कि जब भी आपको रूट वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना हो तो टी सब्स्टिट्यूट करने से बेटर क्या है कि आप टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो, आपका रूट वाला पार्ट भी हट जाएगा। तो देखो 5x की पावर 4 dx इक्वल टू 2t dt, है ना। क्वेश्चन इजी हो गया। अब यहां पे इसको पुट करो तो ये पार्ट इस dx के साथ मिलके 2 dt दे देगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, इसको t पुट करेंगे तो आप पुट करके देखना 2t स्क्वायर dt, और ये इंटीग्रेशन करना अब इजी है। तो कितना हो जाएगा 2/3 टी क्यू प्लस सी, और t की वैल्यू फिर से हम पुट कर देंगे तो 2/3 x की पावर 5 प्लस 1 रूट ओवर के साथ आएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस सी। तो हमने कैपिटल एफ एक्स को इंडेफिनिट के मेथड से फाइंड कर लिया, और जब आपको कैपिटल एफ एक्स फाइंड हो गया है तो ये इंटीग्रेशन करना अब इजी है हमारे लिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको मैं नीचे कर देता हूं, है ना। तो इस इंटीग्रेशन को आप सिंपली उस वाले वैल्यूज में पुट कर दो, है ना। इंटीग्रेशन का लिमिट हमारा क्या है 1 से 2 तक है। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 to 2 5x की पावर 4 रूट ओवर x की पावर 5 प्लस 1 dx इक्वल टू, ये हमारा पास कैपिटल एफ एक्स पता है तो यहां पे बस हमें पुट करना है x की पावर 5 प्लस 1 3/2, और इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करके आप इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लो, वही हमारा आंसर है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, क्लियर है। लेकिन इसी चीज को हम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज देखते हैं, है ना। तो फर्स्ट मेथड था कि आप, ये तो बेसिक मेथड है, ये किसी भी इंटीग्रेशन में पॉसिबल है। डेफिनिट इंटीग्रेशन हो, आप उसको इंडेफिनिट में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, है ना। इंडेफिनिट में हमने हर एक टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करना देखा था। दूसरा है इसी चीज को करने का बाय चेंजिंग द लिमिट, है ना, बाय चेंजिंग द लिमिट अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। तो अभी देखो, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम अभी भी फिर से वही मेथड है कि हम चाह रहे हैं कि हमें जो इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन को साइन को हम नहीं हटाएं, है ना। तो अगर आप इंटीग्रेशन के साइन को नहीं हटाओगे तो क्या होगा, तो देखो -1 to 2, ये 1 to 2 5x की पावर 4 रूट ओवर x की पावर 5 प्लस 1 dx। तो अभी हम चाह रहे हैं कि हम अपने लिमिट के साइन को, या लिमिट की जो वैल्यू है, इस लिमिट को हम हमेशा साथ लेके चले। प्रीवियस क्लास में भी हमने ऐसा ही किया था, याद है आपको। लेकिन क्योंकि डायरेक्टली हमें इसका एफएक्स नहीं पता है तो हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो यहां भी सब्स्टिट्यूशन सेम टाइप का ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से भी आप करोगे तो 5x की पावर 4 dx इक्वल टू 2t dt, और यहां पे जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर dt, है ना। देखो इस वाले पार्ट में यहां पे जो आपने किया था, यहां पे और यहां का एक्सप्रेशन देखो दोनों सेम है ना। तो यहां तक प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, बस यहां पे हमने क्या किया था, इसको इंडेफिनिट की तरह सॉल्व किया था। हम इसको यहां पे लिमिट के साइन के साथ ही रखना चाह रहे हैं, है ना। तो बस हम क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। तो अब यहां पे देखो वेरिएबल, ये जो लिमिट था 1 से 2 तक, ये 1 से 2 तक वेरिएबल किसका लिमिट था, ये x की लिमिट थी, है कि नहीं। यानी x की वैल्यू जहां से जहां तक जाएगा वो x का, ये इसने लिमिट दे रखा है कि x की वैल्यू हमारा 1 से लेके 2 तक मूव करने वाला है ना। लेकिन हमने जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा वेरिएबल अब क्या बन गया,
t बन चुका है ना, dt बन चुका है। तो वेरिएबल जब हमारा चेंज हो गया तो क्या हम ये लिमिट फिर से 1 to 2 यहां पे पुट कर सकते हैं? क्या हम फिर से लिमिट 1 to 2 पुट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये करते हैं तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ? क्योंकि जो ये 1 to 2 लिमिट है ये x का लिमिट है और हमने अपने इंटीग्रेशन के वेरिएबल को चेंज कर दिया है। तो जब वेरिएबल को चेंज करोगे तो इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो इस अब t के अकॉर्डिंग होगा। तो t के अकॉर्डिंग हम वेरिएबल कैसे निकालेंगे? तो यहां पे देखो हमारे पास x और t में एक रिलेशन यहां पे है। यहां पे आप x की वैल्यू पुट करो और t का लिमिट कैलकुलेट करो। तो देखो जब x की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू 1 होगी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + 1 = t², है ना। तो यहां से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? तो यहां से जब आप t कैलकुलेट करोगे तो t कितना आ जाएगा? √2, है ना। तो यहां पे जब हम लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट कितना हो गया हमारे पास? √2। वैसे ही जब t की अपर लिमिट पुट करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में तो कितना हो जाएगा? 2², 4 + 1 = 5, है ना। तो यहां से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5, है ना। यहां पे प्लस माइनस का साइन नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये अपर लिमिट कितना हो जाएगा? √5, है ना। तो जब आप इस मेथड से करो तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि लिमिट जो है, अगर आप लिमिट साथ लेके चलना चाह रहे हो तो लिमिट जब साथ लेके चलोगे तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपको फंक्शन को क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा और लिमिट उसी हिसाब से पुट करना होगा, है ना। अब नॉर्मल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है, 2/3 t³, है ना। अब आपको इस t को फिर से ओरिजिनल x में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने x को t के अकॉर्डिंग यहां पे हमने लिमिट पुट कर दिया है। तो अब ये लिमिट कहां से कहां तक जाएगा? √2 से √5 तक, है ना। और यहां पे बस आपको वैल्यू पुट करनी है। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू? 2/3 और यहां पे √5 पुट करोगे तो 5⁵ माइनस 2⁵, है ना। और यहां से भी कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर यहां से भी आने वाला है, ठीक है। तो देख लो कि आपको कौन सा प्रोसेस इजी लग रहा है ना। सबके लिए अलग अलग मेथड सूट करता है ना। अगर आपको इस मेथड से इजी लगे तो इस मेथड से ट्राई करो, इस मेथड से इजी लगे तो इस मेथड से ट्राई करो। बेसिकली ये मेथड क्या होगा आपके लिए? इजी होगा क्योंकि हम इसको वापस फिर से t में नहीं जाना चाह रहे हैं, है ना। यहां पे आपको फिर से इसको कन्वर्ट करके t में लाना, x में लाना पड़ता है और फिर x की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। जबकि आप यहां पे क्या करो, साथ ही साथ x के अकॉर्डिंग t को भी रिप्लेस करते जाओ। क्लियर है? लिख लो इस क्वेश्चन को, फिर इसके बाद हम लोग और कुछ एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस को, है ना। और आप ट्राई करो खुद से उस क्वेश्चन को कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, प्रोसेस वही है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करो आप। ठीक है, डायरेक्टली हम यूज नहीं कर पाएंगे तो सब्स्टिट्यूशन ट्राई करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन ट्राई करो और देखो कि लिमिट कैसे अकॉर्डिंगली चेंज होगा, है ना। इंडेफिनिट मेथड से मत करो, डायरेक्टली आप जब भी आप सब्स्टिट्यूट करो तो तुरंत एक ही साथ आप उसका लिमिट भी t के अकॉर्डिंग और नए वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर दो, ठीक है। कैलकुलेट करो ये क्वेश्चन कैसे होगा। हाँ, स्निग्धा सही है, सेकंड मेथड इजी होता है तो हम सेकंड मेथड से ही मैक्सिमम टाइम पे ट्राई करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन ट्राई करो, क्या करना होगा समझ में आ रहा है। यहां पे हमें दिख रहा है इंडेफिनिट में हमने किया था इसी टाइप का क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव हमें नीचे में दिखाई दे रहा है। तो हमें सिंपली क्या सब्स्टिट्यूट करना है, tan इनवर्स x को t ले लेंगे। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना होगा, dx/1 + x² = dt, है ना।
तो ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा हमारा, dt बन जाएगा, और इसको हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो ये इंटीग्रेशन हमारा एक्चुअली में क्या हो गया, t dt। लेकिन लिमिट जो दिया हुआ था 0 से 1, ये x का लिमिट था, तो हमें उसके अकॉर्डिंग t का लिमिट खोजना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, और अगर आपको इस तरीके से इनवर्स में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, इसको नॉर्मल तरीके से कर लो, है ना। तो इसको जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 10t, है ना, पहले भी हमने ये किया था, यानी इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके आओगे तो इनवर्स में चला जाएगा। तो यहां पे हमारे पास x इक्वल टू 10t दिया हुआ है ना। x की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 इक्वल टू 10t, तो t की वैल्यू कितनी पॉसिबल है जिसके लिए 10t इक्वल टू 0 होगा, तो t कितना हो जाएगा, 0। जब x की वैल्यू फिर से यहां पे 1 होगी, अपर लिमिट देखो यहां पे अपर लिमिट 1 है, तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो 10t इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू कितनी होगी, π/4, है कि नहीं। तो हमने दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, t²/2 0 टू π/4, इजी है, कंप्लीट करो। ठीक है, जिनका ये क्वेश्चन हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2x dx 0 टू 2, कंप्लीट करो। जिसका फर्स्ट हो चुका है, सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, सारे इजी क्वेश्चन है, ये सब कुछ आप लोग पहले कर चुके हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो बेसिक हमारा इंटीग्रेशन इंडेफिनिट वाला ही है, बस हम यहां पे लिमिट पुट करके चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो जल्दी जल्दी। यहां पे फिर से वही चीज है, क्वेश्चन नंबर 2 में रूट के अंदर x प्लस 2 है, तो जब भी रूट वाला टर्म हो तो पहले रूट वाले टर्म को सॉल्व करने का ट्राई करो। तो x प्लस 2 को हम क्या पुट कर देंगे, t², है ना, और t² पुट करोगे, उसके बाद सिंपली कैलकुलेट कर लो, dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2t dt, यहां पे पुट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t² माइनस 2, तो x के जगह पे t² माइनस 2, और इसके जगह पे t² पुट किया था तो उसके कारण t, और dx के लिए 2t dt, तो 2 को बाहर लिख लिया, t² dt, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये t में कन्वर्ट हो गया रहा है, और ये जब कन्वर्ट हो गया, अब लिमिट अकॉर्डिंगली पुट कर लो। तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो t कितना हो जाएगा, √2, और जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो t कितना हो जाएगा, 2, है ना। यहाँ पे t² है, तो हमें एक्चुअली में t निकालना होता है ना। और अब सिंपली आप अलग अलग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सॉल्व करो जल्दी से, बाकी लोगों का हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है सबको। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, 3 में देखो नीचे cos x का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है ना। तो यहां पे cos स्क्वायर को t नहीं लेना है, किसको t लेना है, cos x इक्वल टू t लेंगे। तो cos x को t लेंगे तो क्या होगा,
cos x का डेरिवेटिव कितना दे देगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। पुट करो यहाँ पे, तो जब यहाँ पे पुट करोगे तो ये कितना दे देगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में देखो डी टी बन चुका है और एक्चुअली में माइनस डी टी बन चुका है, तो माइनस को मैं बाहर लिख रहा हूँ और नीचे में क्या बन गया, 1 प्लस टी स्क्वायर, है कि नहीं। और लिमिट अब कितना हो जाएगा, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो cos 0 कितना दे देगा, 1, और जब x की वैल्यू π/2 होगी तो cos π/2 कितना दे देगा, 0। तो लिमिट हमारा कितना हो गया, 1 to 0। और ये इंटीग्रेशन तो हमारे फॉर्मूले लिस्ट में है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स tan इनवर्स t, और लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 0। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। वैल्यू पुट करोगे तो tan इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, 0, माइनस tan इनवर्स 1 कितना दे देगा, π/4, जस्ट अभी किया था। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, π/4। ठीक है, क्लास टाइम पे आया करो, 11 बजे से स्टार्ट हो जाता है एग्जैक्टली। नोटिफिकेशन लगा के रखो, लाइव होता है तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा मोबाइल पे। जो लोग नहीं देख पाए स्टार्टिंग के कुछ पार्ट, वो रिकॉर्डेड वाले में आ जाएगा, तो उसमें फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया समझ में। एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 रूट ओवर साइन थीटा इंटू कॉस की पावर 5 थीटा डी थीटा। क्वेश्चन नंबर 4, सोचो क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्या करना होगा, फिर से हमें यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, रूट के अंदर साइन एक्स का टर्म है ना, तो रूट के अंदर साइन एक्स का टर्म है, तो सबसे पहली चीज हमें साइन एक्स को बाहर निकालना है। तो साइन एक्स और साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हम क्या पुट कर देंगे, टी, लेकिन टी से बेटर क्या होगा, टी स्क्वायर, क्योंकि रूट का टर्म है तो हमारे पास रूट भी हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू 2t dt। पुट करो यहाँ पे, तो जब टी स्क्वायर पुट करेंगे तो ये तो टी दे देगा। यहाँ पे देखो कॉस की पावर 5 है, तो एक कॉस और थीटा, कॉस थीटा मिलके क्या दे देगा, 2t dt, तो वो 2t स्क्वायर, और यहाँ पे हमने dt लिखा। यहाँ पे क्या बच गया, कॉस की पावर 4 थीटा, है कि नहीं। कॉस की पावर 4 थीटा को फिर से हमें साइन में चेंज करना होगा, तो साइन में तो चेंज किया जा सकता है। कॉस की पावर 4 थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस की पावर 4 थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा को टी पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी अब इसको आप ओपन करके अलग अलग ब्रेक करके सॉल्व कर पाओगे, ये इंटीग्रेशन इजी है, पॉलिनोमियल टाइप का है ना। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दो, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके अलग अलग टर्म में इंटीग्रेट कर लो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें यहाँ पे लिमिट भी कॉरस्पॉन्डिंगली टी के हिसाब से अब लिखना होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, है ना, तो यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 की इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। अपर लिमिट कितना लिखेंगे, अपर लिमिट कितना लिखेंगे हम, फिर से साइन थीटा इक्वल टू π/2 पुट करना होगा, थीटा इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू π/2 पुट करोगे तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे देगी, 1, है ना। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन हमारा 0 से 1 के बीच में है। क्लियर है सबको कि कैसे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज हमेशा माइंड में रखना है कि जब भी आप इंटीग्रेट करो और डायरेक्टली हमारे लिस्ट में वो फॉर्मूला नहीं हो,
तो और हमें सब्स्टिट्यूशन ट्राई करना पड़े। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो हमेशा साथ ही साथ आप डायरेक्टली लिमिट भी चेंज कर लो, है ना। लिमिट देर से कभी चेंज नहीं करना है कि आगे चेंज कर लेंगे, क्योंकि जब आगे के लिए बढ़ोगे तो फिर ये भूल जाओगे। हमेशा गलती से तुम x का लिमिट फिर से पुट कर दोगे जल्दबाजी में, तो वो गलती नहीं करनी है। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन ट्राई करो तुरंत उसी टाइम पे t को सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आप t को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हो या t का लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हो तो आप इंडेफिनिट के मेथड से आगे बढ़ो, फिर से ओरिजिनल x के फंक्शन में क्रिएट करो और फिर से वहां पे x का लिमिट पुट करो। तो दोनों मेथड आपके पास में है, जो मेथड आपको सूट करे आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक चीज हमने इसी इंटीग्रेशन में ये भी देखा था कि एरिया फंक्शन का, याद होगा आपको। तो जो अभी हमने जस्ट ऊपर में लिखा था एरिया फंक्शन a2x fx dx ये होता है ना। और अगर ये होता है तो अगर हमें एरिया फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो तो a डैश x की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, fx की इक्वल, है ना। तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल और फर्स्ट फंडामेंटल मेथड था डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ये हमें क्या चीज बताता है कि ये हमें बताता है कि आप अगर आपका इंटीग्रेशन में लिमिट वेरिएबल के टर्म में हो तो आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर कांस्टेंट होगा तो हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मान लो कि अगर इसी में हमें एक क्वेश्चन इस टाइप से दिया होता, इस क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो कि अगर हमारे पास क्वेश्चन ये होता fx इक्वल टू 0 to x t sin t dt, ठीक है। और हमसे पूछा गया है फाइंड f डैश x, है ना। ये क्वेश्चन है, लिख लो इफ दिस देन फाइंड f डैश x। तो अब बताओ कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x की वैल्यू क्या होगी। तो एक तो अप्रोच हमारे पास ये है कि आप क्या करोगे, इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। t sin t को हमने इंडेफिनिट में सॉल्व किया था, है ना। और इंडेफिनिट में सॉल्व करके बाय पार्ट्स मेथड यूज करना पड़ेगा, है ना। एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, एक को सेकंड फंक्शन लेंगे, याद होगा आपको। तो उस तरीके से सॉल्व करके आप इसको पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो फंक्शन हमें x मिलेगा उसको फिर से हमें डिफरेंशिएट करना है ना। लेकिन अगर आपको ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम पता है तो हमें ये डायरेक्टली क्या बोलता है कि अगर आपका लिमिट इंटीग्रेशन में लिमिट a से x के तरीके से हो, ये a क्या है, ये a हमारा कांस्टेंट है ना। तो लोअर लिमिट एक कांस्टेंट होना चाहिए और अपर लिमिट एक वेरिएबल होना चाहिए। तो जब इस टाइप का सिचुएशन हो तो आप डायरेक्टली f डैश x कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पे देखो सेम इसी टाइप का फंक्शन है ना, सेम इसी थ्योरम पे ये बेस्ड हो रहा है। तो जब इस तरीके से बेस्ड हो रहा है तो f डैश x की वैल्यू जब निकालनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, तो हमें करना क्या होता है एक्चुअली में कि जो अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट को हम इस फंक्शन में पुट करते हैं। जहां जहां पे t है, ये वेरिएबल किसका है, t का वेरिएबल है ना। तो इस x को हम इस वाले फंक्शन में जहां जहां पे t है उस t के जगह पे fx को पुट करेंगे, x को पुट करेंगे। तो f डैश x की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे देखो ये कितना हो जाएगा, x जहां जहां पे t है उस जगह पे हमें क्या पुट करना है, x। तो ये कितना दे देगा, x sin x, है कि नहीं। यही हमारा क्या है, f डैश की वैल्यू है। यहां पे देखो हमने यही चीज किया हुआ है कि हमने a डैश x को क्या लिखा, fx लिखा है। यानी जहां जहां पे फंक्शन, सॉरी यहां पे सही कर लो, ये x नहीं होगा, ये क्या होगा, t होगा, ठीक है। ये t है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ये ऊपर वाला फंक्शन क्या होगा, t होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे अगर x हो जाएगा तो फिर हम इस तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि कैसे हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरीके से हो, ठीक है, मान लो हमने fx ले लिया और एक दूसरा फंक्शन gx एज्यूम कर लेते हैं,
gx हमारे पास एक फंक्शन है जो कि क्या है, fx का इंटीग्रेशन है, ठीक ना। ये x नहीं होगा, यहाँ पे t लिखेंगे, ठीक है, ft dt। और यहाँ पे लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट हमने एक अदर फंक्शन x को h मान लिया, ठीक है। अभी वाले केस में h की वैल्यू कितनी थी, x थी, है ना। जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, यहां पे जो हमने कैलकुलेट किया है, इस वाले क्वेश्चन में ये जो यही फंक्शन हमारा क्या है, hx है। यानी हम ये देख रहे हैं कि ऊपर अपर लिमिट क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए x का, किसी भी टाइप का हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहां पे x ही हो, यहां पे x स्क्वायर भी हो सकता है, sin x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका फंक्शन इस टाइप से हो, है ना। और एक चीज और ध्यान देना है कि इस इंटीग्रेशन के अंदर में कहीं भी x का कोई टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमने यहां पे ध्यान दिया है कि यहां पे हम सिर्फ अपर लिमिट लेके चल रहे हैं, लोअर लिमिट कांस्टेंट है, और इसके अंदर कोई भी x का टर्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई x का टर्म होगा तो हम उसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे इस मेथड से, है ना। तो अगर ये केस होता है तो हमें अगर g डैश का डेरिवेटिव निकालना है ना, तो g डैश का डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, इस वाले पार्ट में ये जो ft है, इस वाले पार्ट में जहां जहां पे t है, उस t के जगह पे आपको क्या पुट करना है, hx पुट करना है ना। आ रही बात समझ में, जहां जहां पे आपके पास t है, उस t के जगह पे हमें इस पूरे फंक्शन को पुट करना है, इस पूरे फंक्शन को जहां जहां पे t है हमें उस t पे रिप्लेस करना है। तो g डैश x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ, यहां पे t था तो t के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, hx, ठीक है। और फिर इस अपर लिमिट को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, h डैश x, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रूल होता है डेरिवेटिव का, ठीक है। तो अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो तो ये इस टाइप से डेरिवेटिव आपको निकालना होगा, क्लियर है। ये आपसे बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है। अगर आपसे पूछा भी जाएगा तो यहां पे एक सिंपल सा फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस टाइप का कोई क्रिटिकल फंक्शन आपको नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ ले रहे हैं कि कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो हमारे पास एक इंटीग्रेशन है और एक फंक्शन है जिससे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन 3x स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, अंदर में कोई x का फंक्शन नहीं होना चाहिए तो इसलिए मैंने गलती से x लिख दिया था। मान लो अंदर में हमारे पास ये t का फंक्शन इस टाइप से, ठीक है, और लिमिट हमारा 0 से x तक है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये लेते हैं और सेम क्वेश्चन में हम लिमिट को क्या कर रहे हैं, 0 से x स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा कि हम कैसे क्वेश्चन को, ये जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले इस वाले पार्ट को करते हैं। हमें एक्चुअली में दोनों में क्या करना है, फाइंड f डैश x। तो हमें fx इस टाइप का एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें f डैश x कैलकुलेट करना है। तो ये वाला मेथड हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। इस वाले में क्या बोल रहा है, तो f डैश x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, जो भी अपर लिमिट है उस अपर लिमिट को जहां जहां पे t है उस सारे t पे अपर लिमिट की वैल्यू को पुट कर देना है। तो अपर लिमिट कितना है हमारा x, तो जहां जहां पे t है वहां वहां पे क्या पुट करना होगा, x। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 1, है ना। और अपर लिमिट का डेरिवेटिव हमें निकालना है ना। ये h डैश x है, याद होगा आपको। तो h डैश x कितना लिखेंगे, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो f डैश x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाला पार्ट, क्लियर है, ठीक है। सेकंड वाला एग्जांपल इस पे आते हैं। अगर हमें यहां पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो तो अब देखो यहां पे अपर लिमिट कितना है, एक्स स्क्वायर है,
है ना। तो इस एक्स स्क्वायर को हमें इस वाले अपर लिमिट को जहां जहां पे टी है उसके जगह पे हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स को नहीं, इस पूरे फंक्शन को। यहां पे देखो एच था, तो इस एच को हमने जहां जहां पे टी था वहां पुट किया था। तो ये एक्स स्क्वायर फंक्शन है, तो यहां पे टी जहां जहां है उन सब जगह हमें एक्स स्क्वायर पुट करना है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 + 1, है ना, एक्स स्क्वायर पुट किया तो ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, है ना, प्लस यहां पे जब पुट करेंगे तो साइन के अंदर में एक टी का फंक्शन है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 6 + 1, क्लियर है। और इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव, यहां पे ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 हो गया था, है कि नहीं, यहां पे ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स। तो यहां पे फंक्शन क्या हो गया, ये इसका डेरिवेटिव की वैल्यू है, क्लियर हो रहा है आपको, है ना। तो यहां पे हमने आपको सिर्फ ये बताया कि क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, ठीक है। ये इस टाइप का फंक्शन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, जहां पे फंक्शन एक्स के अलावा कुछ और हो, है ना। और जनरली इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते भी नहीं है। एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो वो आप उसको देख लेना, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पे आपको इसी टाइप का फंक्शन होगा, लेकिन आप अगर इन जनरलाइज फॉर्मेट में ये याद रखो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सोचो कि अगर ऊपर की जगह पे लिमिट नीचे होता, है ना, वेरिएबल लिमिट नीचे होता, ठीक है। मान लो फिर से हम फंक्शन लिख रहे हैं जी एक्स इंटीग्रेशन यहां पे एफ टी डी टी, और मान लेते हैं कि ऊपर नीचे दोनों जगह पे क्या है, हमारा फंक्शन वेरिएबल है, ठीक है। तो यहां पे मान लो एच एक्स है और यहां पे क्या है, आई एक्स है, ठीक है, यहां पे एक्स नहीं होगा, टी होगा, इस वाले में कहीं भी एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी ऊपर भी लिमिट है वेरिएबल और नीचे भी वेरिएबल लिमिट है, ऊपर भी वेरिएबल लिमिट है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, सॉरी। ठीक है, तो अगर इस टाइप से आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में वेरिएबल हो, तो हमें क्या करना है कि हम यहां पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और फिर से वही मेथड वही है कि पहले अपर लिमिट को आप इसमें पुट करो, तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ आई एक्स, ठीक है, इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, आई डैश एक्स, है कि नहीं, माइनस टाइम्स फिर से लोअर लिमिट को आप इसमें पुट करो तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एच एक्स, और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव एच डैश एक्स, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है इस टाइप के इंटीग्रेशन का, जब भी आपके पास ऊपर और नीचे दोनों तरफ, है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में वेरिएबल हो, है ना। अब आपको ये समझ में आ रहा हो कि हमने ये लोअर लिमिट क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि जब लोअर लिमिट x = 0 पुट करोगे और 0 का डेरिवेटिव निकालोगे तो सेकंड टर्म डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा, है ना, इसलिए हमने इस वाले पार्ट को नहीं लिखा था। तो बस ये आप ध्यान रखो, कभी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, है ना, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इजी सा मेथड होगा, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का टफ क्वेश्चन आपको नहीं आएगा कि जहां पे आपको लगे कि हमने ये इंटीग्रेशन कभी नहीं पढ़ा, लेकिन बस ऐसे ही ध्यान रखने के लिए कि कभी कुछ ऐसा आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है, जहां पे आपको और अच्छे तरीके से ये सब चीजें क्लियर होगा, ठीक है। मान लो आपके पास ये इंटीग्रेशन है और उसने पूछा कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी,
इसका डेरिवेटिव निकालो कितना होगा, फाइंड एफ डैश एक्स, कैलकुलेट करो कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। सेम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है, अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो और वैल्यू कैलकुलेट करो। आ गया फर्स्ट का, कर पाओगे? फर्स्ट में क्या करना है, फिर से डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, पहले अपर लिमिट की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव निकालेंगे, है कि नहीं। तो अपर लिमिट की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो कितना होगा, 1 पुट किया तो 1 + 1 2 और इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इंटू 0 माइनस टाइम्स इस वाले में फिर क्या करना होगा, लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करनी होगी। तो कितना होगा, x⁵ + 1 और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, तो लोअर लिमिट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1। तो फाइनल आंसर एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस टाइम्स x⁵ + 1 इंटू 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं। तो कैसे इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं समझ में आ रहा है। ध्यान ये रखना है कि हमें यहां पे कैसे हम लिमिट पुट कर रहे हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या होगा, सेकंड वाला क्वेश्चन g डैश एक्स निकालना है। ये तो इजी है, अपर लिमिट को जहां जहां पे t है सब जगह पुट करो और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव निकालो। तो कितना हो जाएगा, sin 2x + 1 इंटू e⁻x² + 1 इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 माइनस टाइम्स फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। क्योंकि लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो वो वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी, 0, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं, है ना। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मान लो हमारे पास एक g फंक्शन है t⁵ + 1 इंटू e⁻t dt और इंटीग्रेशन हमारा 1 से 2 तक है। ठीक है। फाइंड g डैश, निकालो कितना होगा, थर्ड वाले का आंसर बताओ जल्दी से। थर्ड वाले का आंसर बताओ जल्दी से। फाइंड dx g, है ना। तो हमें डेरिवेटिव g का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बताना है कितना होगा। जल्दी से आंसर बताओ, थर्ड का कितना होगा, थर्ड वाले का, थर्ड का आंसर बताओ कोई। किसी का आंसर निकला, थर्ड का आंसर कितना होगा, थर्ड का आंसर जल्दी। किसी का आंसर नहीं है थर्ड का, इतना टाइम क्यों लग रहा है थर्ड में। थर्ड ये वाला में इतना टाइम क्यों लग रहा है किसी का, इतना डिफिकल्ट है क्या, क्या होगा, क्या ये क्वेश्चन हमें करने की जरूरत है। अभी जस्ट हमने बोला और स्टार्टिंग में पहले भी बताया था कि लिमिट क्या होना चाहिए, हमारा वेरिएबल होना चाहिए, तभी हम डिफरेंशिएट करेंगे, है कि नहीं। क्योंकि जब भी ये कांस्टेंट है तो हमने फर्स्ट क्लास में ही देखा था कि g हमारा क्या मिलने वाला है, रियल नंबर मिलने वाला है कि नहीं।
तो आप कोई भी रियल नंबर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। हाँ अंकिता सही है, लेकिन इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, है ना। आप इस चीज को तुरंत सॉल्व भी कर सकते हो, है कि नहीं? आ रही बात समझ में? तो ये सब क्वेश्चन बस आप तुरंत क्वेश्चन को देख के आंसर कर सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना होगा, है ना। तो ये बस हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, कहीं भी हमें कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि लिमिट हमारा एक कांस्टेंट है। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट ही मिलेगा, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, है ना। जब तक लिमिट आपका वेरिएबल नहीं हो तब तक डेरिवेटिव आप करोगे, हमेशा क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, है ना। जब लिमिट वेरिएबल हो तब हम ये मेथड यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये वाला पार्ट था आपका कि किस तरीके से हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं फंक्शन का, और मेनली जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी फंक्शन को इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो हमें उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है, ये चीज हमने यहां पे देखा, है ना। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन ट्राई करो तो आप उसी पॉइंट पे लिमिट भी चेंज कर लो, अगर आप लिमिट चेंज से जा रहे हो तो। और अगर आप लिमिट चेंज से नहीं जा रहे हो, इंडेफिनिट से जा रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद आप एक्सरसाइज 7.10, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से आप 7.10 ये कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी क्लास में, जस्ट अभी आपने क्लास में किया हुआ है, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन आप क्लास में ऑलरेडी कर चुके हो, 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो वो क्वेश्चन आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 7.1 आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 7.1 आप कंप्लीट करो अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी चीज को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, और अब हम देखेंगे इसके बाद कि कैसे इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, कि किस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो अभी तक जो हमने इंटीग्रेशन किया था वो बेसिक मेथड से किया था, लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें ये सब मेथड तो सोचना ही है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास इसमें क्या होता है, बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन में, है ना। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन इंडेफिनिट से काफी इजी होता है ना। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको समझ में आएगा कि ये इंटीग्रेशन जो हमने अभी तक किया है वो इतना इजी होता है ना। तो हमें इतना मेहनत करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे। अभी के लिए आप एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फिर से कल होगा सेम टाइम पे, तो जो लोग लेट से आते हैं टाइम पे पहुंच जाया करो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आगे फिर मिलते हैं। ओके, चलो बाय।